नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। खबरों की करते हैं शुरुआत। खबर गैरसैंण से है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण विधानसभा में सीएम आवास परिसर में वृक्षारोपण किया है। सीएम धामी ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण किया। सीएम धामी ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत प्रदेश भर में व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण किए जा रहे हैं। हरेला पर्व से प्रदेश भर में वृक्षारोपण का वृहद अभियान चलाया जा रहा है। वहीं देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को लेकर बीजेपी हमलावर हो गई है। सीएम धामी ने भी कांग्रेस से 10 सवाल पूछे हैं। सीएम धामी ने कहा कि सत्ता के लालच में बार बार देश की एकता और सुरक्षा के साथ खेलने वाली कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर चुनाव में अब्दुल्ला परिवार के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करके फिर से अपने मंसूबों को देश के सामने रख दिया है। इससे कश्मीर का जो चेहरा है वो बेनकाब हुआ है पूरे देश के सामने कि कश्मीर अमन चैन शांति नहीं चाहती है। वहां पर जो दहशत करने वाले लोग हैं, आगजनी करने वाले लोग, देखिए वो जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी बात अपनी अलग जगह पर है, उनके अपने मुद्दे हैं, लेकिन कांग्रेस उनके साथ जो देश के अंदर राहुल गांधी बहुत सारी राष्ट्रवाद की बात करते थे, बहुत जो उन्होंने अपने को हिंदू बताते हुए घूमते थे और वो वहां पर शंकराचार्य पर्वत उनका नाम बदलने की जो बात हो रही है, इससे उनका चेहरा भी बेनकाब होता है। देश की जनता को जवाब देना चाहिए उनको। वहीं दून के नामी बिल्डर सत्येंद्र साहनी बाबा के आत्महत्या के मामले में जेल से जमानत पर छूटे गुप्ता ब्रदर्स 400 से 500 करोड़ रुपए खर्च कर धामी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश में। गैरसैंण के विधानसभा सत्र से उठी यह चिंगारी प्रदेश और देश में एक नई बहस को जन्म दे रही है। पूरे तौर पर शांत और अपनी गति से चल रही भाजपा की मजबूत प्रदेश सरकार को अस्थिर करने वाली यह खबर मीडिया को किसी भाजपा मंत्री, विधायक और पार्टी संगठन के नेता ने नहीं दी है। लेकिन इस खबर के बाद सत्ता व राजनीतिक गलियारों में यह सवाल तैर रहा है कि क्या खुफिया एजेंसियों को गुप्ता बंधुओं की सरकार गिराने की साजिश का अंदाजा है। धामी सरकार को गिराने की साजिश की जा रही है। इनका ये कहना है कि हम सरकार से बदला लेंगे, सरकार जो है हम ये पलट देंगे चाहे हमको 500 करोड़ खर्च करने पड़े। तो मैं इनको इतना कहना चाहता हूँ, हमारे सरकार से मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। तो क्या 500 करोड़ में गिर जाएगी उत्तराखंड की धामी सरकार? निर्दलीय विधायक के बयान से खलबली मच गई है। जी, सवाल यही कि क्या प्रदेश की सत्तासीन धामी सरकार को गिराने की साजिश रची जा रही है? और इसका खुलासा मॉनसून सत्र के दौरान निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा ने किया है। निर्दलीय विधायक ने सदन में उठाए गए सवाल के बाद अब सत्तासीन सरकार ने इसके जांच के आदेश दे दिए हैं। कुछ लोगों के साजिश कौन रच रहा है ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि निर्दलीय विधायक के द्वारा सदन में उठाए गए प्रश्न के बाद अब सरकार जांच को तो तैयार है, मगर एक खलबली भी मची है, क्योंकि एक तरफ जांच के निर्देश दिए गए हैं तो दूसरी तरफ सियासत भी गर्म होने लगी है और विपक्षी दल भी अब कहने लगा है कि कौन है वो लोग जो फिर से उत्तराखंड में ऐसा खेल रच रहे हैं। दरअसल इससे पहले 2016 में तत्कालीन हरीश रावत की सरकार को गिराने की साजिश हुई थी, जिसमें कई नेताओं के नाम सामने आए थे और उसके बाद कांग्रेस के ही 10 विधायक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। मगर निर्दलीय विधायक उमेश शर्मा के बयान ने सूबे में एक बार फिर से खलबली मचा दी है। इनका ये कहना है कि हम सरकार से बदला लेंगे, सरकार जो है हम ये पलट देंगे चाहे हमको 500 करोड़ खर्च करने पड़े। तो मैं इनको इतना कहना चाहता हूँ, हमारे सरकार से मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है और राज्य के प्रति हमारी निष्ठा में कोई कमी नहीं है। कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड राज्य की तरफ आंख उठाकर देखेगा तो मिट्टी में मिला दिया जाएगा। धामी धाकड़ है और ऐसे में धामी धाकड़ की सरकार को गिराने की क्या वाकई साजिश हो रही है? अब इस खुलासे को लेकर खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी बात को रखा। सीएम ने कहा कि विधायक ने अगर सदन के भीतर कोई बात कही है तो वो सदन की कार्यवाही में शामिल है और अगर ऐसी कोई साजिश रची जा रही है तो उसकी जांच जरूर होगी। अब क्योंकि उन्होंने सदन के अंदर बोला है तो
निश्चित रूप से प्रोसीडिंग में भी आया है सदन की, और इस पर निश्चित रूप से हमारी एजेंसियां और आपने कोई निर्देश दिए एजेंसियों को? नहीं, अभी सदन के अंदर दिया है, माननीय विधानसभा के अंदर उन्होंने बोला है, तो जरूर मैं समझता हूँ कि इसकी छानबीन होगी। अब सदन के अंदर कल आप सब लोगों ने सुना। वहीं इस पूरे सियासी बवाल के बीच नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य भी सामने आए। यशपाल आर्य ने कहा कि इस तरह की कोई साजिश की जानकारी फिलहाल उन्हें नहीं है, लेकिन अगर सदन में सवाल उठा है तो सरकार को जांच करानी ही चाहिए। सरकार में कुछ उन्होंने कहा है, आरोप लगाया है, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, और कौन लोग थे साजिश में, किसको गिराना चाहते थे, मुझे इस बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं। उत्तराखंड में पिछले 3 सालों में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के चेहरे पर जनता के साथ साथ आला कमान ने भी भरोसा जताया है। ऐसे में सवाल ये कि वो कौन है जो सीएम धामी के खिलाफ साजिश का ताना बाना बुन रहे हैं? क्या वो अपने ही हैं या फिर कोई और? अबे कैंतूरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। वहीं गैरसैंण मॉनसून सत्र में जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष कई मुद्दों को लेकर आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आए, तो वहीं विपक्ष के लिए चिंता का विषय उसके ही विधायक बन गए, जिन्होंने अपना दुख पार्टी नेताओं के सामने रखने के बजाय नेता सदन के सामने रखा। और विधायक हरीश रावत धामी आपदा के मुद्दे पर पहाड़ी के विधायकों को समय कम दिए जाने से अपनी पार्टी की रणनीति और पार्टी के नेताओं से नाराज नजर आए, सदन छोड़कर चले गए। विपक्ष के विधायक की इस पीड़ा को विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष ने तो नहीं, लेकिन सदन में मौजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जरूर सुना है और आश्वासन दिया कि उनकी जो भी क्षेत्र के विकास से जुड़ी समस्याएं हैं उसे दूर करने का काम किया जाएगा। देखिए, ये मुद्दा केवल मेरे जिले का नहीं, पूरे पर्वतीय क्षेत्र और ये दुर्भाग्य है इस गैरसैंण के लिए, जिस उत्तराखंड के पर्वतीय राज्य के विकास के लिए, जिसकी अवधारणा के लिए हमारे जो शहीद है उत्तराखंड के, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दी, किसी बुजुर्ग बाप ने अपने बुढ़ापे का सहारा खोया, किसी बहन ने अपना सुहाग खोया, तो किसी बेटी ने अपना जो है सर का उसका साया छीन लिया। वो इसलिए नहीं था कि पहाड़ की राजधानी में पहाड़ की पीड़ा को अनदेखी की जाए। आज दुख हुआ, और सबसे बड़े आपदाग्रस्त 3 जिले, उन 3 जिलों में किसी भी विधायक को बोलने का मौका नहीं मिला। सत्ता पक्ष ने आधे घंटे का समय दिया और विपक्ष ने 5 मिनट भी नहीं दिया। और ये भी ध्यान नहीं दिया कि एक सीनियर विधायक है, 3 बार का जीता हुआ विधायक है, और वो विधायक है जिसने 2014 में, जहां पूरे उत्तराखंड में लोग जो है अपनी विधानसभा हार गए थे, हमने लोकसभा में भी जिताने का काम किया। हम अपनी बूथ हारे हुए विधायक नहीं है, हम अपने बलबूते में जीते हुए विधायक है, जनता से जुड़े हुए विधायक। देखिए, मेरे 163 ग्राम सभाएं हैं, उसमें मेरा मल्ला जोहार से लेके रालम से लेके दारमा, चौदास, ब्यास के साथ साथ जिस मुंशियारी की आलू राजमा की बात करते हैं, उसके उत्पादक गांव बोना, तोमी, गोलफा, आज वो गांव, वहां के लोग घर से बेघर हुए हैं। जहां पर आप लोगों ने वीडियो भी देखा होगा, मैं एक झरने को पार करते हुए आ रहा था, वो पूरा गांव खतरे की चपेट में है। वहीं उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के बेटे की तरफ से टिहरी झील में क्रूज चलाने को लेकर डाला गया टेंडर लगातार तूल पकड़ता हुआ जा रहा है। विपक्षी दल इसे भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ विषय बता रहे हैं, जिसके बाद मंत्री सतपाल महाराज ने मीडिया से रूबरू होते हुए बताया है कि वैसे तो टेंडर को पाने के लिए की गई पूरी प्रक्रिया ठीक है, हालांकि वह खुद पर्यटन विभाग के विभागीय मंत्री हैं, इस वजह से वह अपने बेटे से टेंडर का आवेदन वापस लेने के लिए आग्रह करेंगे। हमारे उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट आयोजित किया गया और उसी से प्रभावित होकर मेरे छोटे बेटे ने ये विचार किया कि वो उत्तराखंड में पैसा इन्वेस्ट करेंगे। उसी विचार के तहत उसने पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया और उसने टाडा के अंतर्गत जो टेंडर निकले थे, जिसमें 25 लोगों ने टेंडर लिए थे, बोट के टेंडर थे, क्रूज के टेंडर थे, तो उसने एक छोटे क्रूज के लिए, छोटी बोट के लिए एक टेंडर के लिए आवेदन दिया। 25 टेंडरों के अंदर से
6 काबिल पाए गए और अभी स्वीकृत भी हुए हैं। केवल मात्र टेंडर पर विचार करने पर उनको आगे रखा गया है। आप जानते हैं कि हम नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रतीक मानते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं और उन्होंने हमेशा कमल के पुष्प की प्रेरणा दी कि कमल की तरह स्वच्छ रहो। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उत्तराखंड के पूर्व राज्य मंत्री ललित जोशी ने निकाय और पंचायत चुनाव को सरकार द्वारा एक साथ कराए जाने की सुगबुगाहट को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। ललित जोशी ने सरकार पर निकाय चुनाव को जानबूझकर रोके जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार में हालात इतने बुरे हो गए कि हाईकोर्ट को भी चुनाव कराने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। उसके बावजूद भी यह सरकार कोई ना कोई बहाना बनाकर चुनाव को पीछे धकेलना चाहती है, लेकिन जनता सब जानती है भाजपा को इसका कोई भी फायदा नहीं होगा। अभी एक हफ्ता 10 दिन पहले हाई कोर्ट में जब इन्होंने एप्लीकेशन दी थी सरकार ने, तो मैंने उस दिन कहा था, मैंने कहा मुझे सरकार की नीयत पर आज भी शक है। अब इन्होंने आरक्षण का जो मसला है उस पर पेच फंसा करके प्रवर समिति को सौंप दिया है। यानी कि सरकार की जो मंशा है वो चुनाव कराने की उनकी नीयत साफ है ही नहीं। कारण सिर्फ और सिर्फ उनको डर है, हरियाणा हार रहे हैं, महाराष्ट्र हार रहे हैं, जम्मू कश्मीर हार रहे हैं, उत्तराखंड का स्थानीय निकाय का चुनाव भी बुरी तरह हारेंगे। ये डर उनको सता रहा है, इसलिए ये चुनाव टाइम पर नहीं कराएंगे। साल भर लेट हो गया लगभग। ये प्रवर समितियों में डाल करके बहाना लेकर करके चुनाव आयोग का, आज तक अगर ये ईमानदार होते ना तो चुनाव आयोग का जो शीर्षस्थ अधिकारी है उसकी नियुक्ति कर चुके होते, वो तक ये नहीं कर पाए। तो आप मुझे इनकी नीयत तो 110% शक है, नहीं कराना चाह रहे हैं जल्दी चुनाव। हार का ऐसा इन पर ऐसा ना ये हवा में उड़ रहे थे, इनको जमीन का ज्ञान नहीं था कि जमीन में कितना बड़ा तूफान आ गया है। तो वो तूफान को ये फेस करने की स्थिति में नहीं है कि छूट से भर चुके हैं। प्रधानमंत्री लाल किले से कहते हैं 1 नेशन 1 इलेक्शन। अरे सबसे पहले अपने पे इम्प्लीमेंटेशन करो ना। मैंने अभी देवभूमि समाचार में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा के माल देवता और सेरकी में बीते रोज हुई बारिश के कारण हुए नुकसान के प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया है। उन्होंने प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर हुए नुकसान के लिए सहायता राशि के चेक सौंपे हैं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नंगे पैर पानी में उतरे और स्थिति का जायजा लेते हुए नजर आए। विधानसभा शेरकी क्षेत्र में जो परसों भारी बारिश हुई उससे काफी नुकसान हुआ है। कई घरों में पूरा मलबा भर गया है, उनका पूरा सामान क्षतिग्रस्त हो गया है। कई लोगों के खेत क्षतिग्रस्त हुए। और आज मैं सभी विभागीय अधिकारियों को लेकर यहाँ पर आया हूँ। मुझे बताया गया कि अगर ये नाला का चौड़ीकरण हो जाएगा तो कुछ हद तक इसका समाधान होगा। मैंने किसी बात उसने सिंचाई विभाग के अधिकारी ने कहा कि उसका आकलन प्रस्तुत करें। इसी प्रकार मुझे बताया गया कि रेंजर्स वाई की लापरवाही के कारण बार बार प्रकार की घटना यहाँ पर हो रही है। मैंने संबंधित एक्शन को निश्चित किया और यूनिटी विभाग को निश्चित किया है। वही खबर मसूरी से है, जहां श्रीफनकोट को उजरे हुए 4 साल पूरे हो चुके हैं। अभी भी श्रीफनकोट ने 84 परिवारों की मांगे पूरी नहीं हुई है, जिसके खिलाफ मसूरी मजदूर संघ ने प्रभावितों के साथ शहीद स्थल पर 1 दिवसीय उपवास रखकर पौरपालिका अध्यक्ष अनुज गुप्ता और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान निर्णय लिया गया कि 28 अगस्त को मजदूर संघ 3 सूत्रीय मांगों को लेकर शहीद स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगा। उसके बाद भी डिमांड नहीं मानी गई तो 2 सितंबर मसूरी गोलीकांड की वर्षगांठ पर मसूरी शहीद स्थल पर होने वाले कार्यक्रम का बहिष्कार और सीएम धामी का घेराव किया जाएगा। साफ सी बात है, अब वक्त आ चुका है इन झूठे नेताओं को इनकी जो असली औकात है, जो जगह है, वहां पहुंचाने का। और कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, आज जनता 5 साल पहले भी इस बरसात के बावजूद
जिस प्रकार से कोरोना में बाहर किया गया था तब भी सड़क पे थी। और मैं बधाई देना चाहूँगा यहाँ जो शिपनकोट की बहादुर माता बहनें जनता है, वो बहादुरी के साथ जो है पूरे 5 साल यहाँ पे संघर्ष करती आई है। उनको ये जो जितने भी ये झूठे नेता हैं, जितने भ्रष्ट नेता हैं, इन्हें लगा था कि जनता हार जाएगी, बैठ जाएगी, लेकिन जनता कभी हारती नहीं है, सच्चाई में कभी हारेगी नहीं। ये जनता की जीत है, मैं तो ये कहूँगा जीत है शिपनकोट की। और निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक तरीके से ये लड़ाई लड़ी जा रही है और इसकी जीत का समय आ चुका है। बड़ी बात यह है कि आज जो है 24 अगस्त को जो है शिपनकोट को तोड़ा गया था। वहाँ के जो गरीब लोग थे उनको जो है कोरोना काल में खदेड़ कर जो है बाहर डाला गया था, जबकि उसमें जो है माननीय प्रधानमंत्री जी की एक गाइडलाइन थी कि 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी। उस समय पे जो हमारे स्थानीय सरकार यहाँ पे थी, नगर पालिका में जो अध्यक्ष बैठे हुए थे, इन गरीबों ने उनको जो चुनकर जो है उस सीट पे भेजा था, पर उन्होंने उस टाइम अपना फायदा के लिए इन लोगों को जो है रोपवे प्रोजेक्ट के नाम पर उनको घर से बेघर किया। आज भी वो लोग जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वहीं रुड़की के भगवानपुर में सैकड़ों की संख्या में आज मुस्लिम समाज के युवा भगवानपुर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। मुस्लिम समाज ने महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि नाजिया इलाही खान और हिंदू नेता रामगिरी महाराज नाम के लोगों ने इस्लाम धर्म के पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी को लेकर मुस्लिम समाज में आक्रोश है और वो लोग आक्रोशित होकर विरोध करते हुए नजर आ रहे। लोगों ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार ऐसे विवादित लोगों के खिलाफ एक्शन ले और उनके घरों पर बुलडोजर चलाने का कार्य किया जाए। जो लोग देश में सांप्रदायिकता फैलाना चाहते हैं, ऐसे लोग देश की एकता और अखंडता के लिए बड़ा खतरा है। वहीं बागेश्वर के कपकोट के दूर स्थित क्षेत्र किलपाड़ा और कुंवारी में शंभू नदी में निर्माणाधीन पुल पार कर रहे कुछ महिलाओं का वीडियो तेजी से वायरल है। वीडियो वायरल होता देख जिला प्रशासन ने इस वीडियो का संज्ञान लिया है, जिस पर कपकोट के उप जिलाधिकारी अनुराग आर्य ने वीडियो की जांच के आदेश भी दिए हैं। उप जिलाधिकारी अनुराग आर्य ने बताया है कि पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा वहां पहले से ही लोगों की सुविधा को देखते हुए ट्रॉली की सुविधा दी गई है। लोग जल्दबाजी के चलते जान जोखिम में डालकर निर्माणाधीन पुल पार कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। उप जिलाधिकारी ने कहा कि वहां पर प्रशासन लगातार नजर बनाई हुई है। पीआरडी के 2 जवानों को भी तैनात किया गया है। वीडियो वायरल का उप जिलाधिकारी ने संज्ञान लिया है, जिसके बाद जांच के आदेश दिए गए। प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया है कि वहां जाने का रास्ता है पर दूसरी तरफ से है और उस रास्ते को विलुप्त से बैगनी होते हुए कुंवारी जाने का रास्ता है। पूर्व में यहाँ पर एक पुल हुआ करता था जो इस बरसात में बह गया। यहाँ पर एक निर्माणाधीन पुल है, तो लोगों को वहाँ जाने से मना किया गया है, लेकिन वो वहाँ पर फिर भी जाने का अभी जो वीडियो से पता चला है कि संज्ञान में आया है कि वो लोग जा रहे हैं, तो वहाँ पर अभी हमने कुछ पीआरडी जवानों को भी तैनाती कर रहे हैं ताकि वहाँ से आवागमन बंद हो और जो रास्ता मौजूद है उसी से जाएं, इस रास्ते को इस्तेमाल में ना लें। इस रास्ते पर हमारी चौकसी रहेगी कि किसी भी प्रकार से यहाँ पर आवागमन ना हो, क्योंकि वहाँ से उस गांव में कुंवारी जाने के लिए रास्ता मौजूद है। थोड़ा लंबा है वर्तमान में, लेकिन वहाँ जाने के लिए रास्ता मौजूद है। वहाँ हमारी ट्रॉलियाँ भी लगी हैं और हमारे पीआरडी के जवान ट्रॉली के माध्यम से लोगों को भेज रहे हैं, तो उधर से अलग से रास्ता मौजूद है, सुरक्षित रास्ता मौजूद है। तो लोगों से यही अपील भी की जा रही है और चौकसी भी बढ़ाई जा रही है कि वो इस प्रकार के खतरनाक रास्ते को इस्तेमाल में ना। वही खबर हल्द्वानी से है, जहां कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी से हेराखान धाम तक मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण किया है। इस दौरान सड़क मार्ग से जुड़े ग्रामीण इलाकों में जल जीवन मिशन के तहत पेयजल निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया गया। कुमाऊं कमिश्नर ने जल जीवन मिशन के तहत अगले महीने तक ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति सुचारू करने के निर्देश दिए। इसके अलावा ओखल ढूंगा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में छापा मारते हुए कुमाऊं कमिश्नर ने अस्पताल का भी निरीक्षण किया। रानीबाग से ऊपर का क्षेत्र, नैनीताल से ऊपर का क्षेत्र जो भीमताल ब्लॉक में समस्त क्षेत्र ये आता है, जिसमें कई ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से कुछ का अभी हमने निरीक्षण भी किया। ओखल डूंगा को भी देखा, उससे पहले ग्राम पंचायतें भी देखी। तो एक तो यहाँ पे जो जल जीवन मिशन के काम है, जिसमें मुझे शिकायत मिल रही थी कि देरी से चल रहे हैं और इसका समय से मॉनिटरिंग नहीं हो रही है। इसके निर्देश दिए हैं एक तो कि यहाँ पे 27 सितंबर से पहले पानी की उपलब्धता करा दें। इसमें यूपीसीएल की भी जगह जगह पोल्स पड़े हुए हैं, जिन्होंने इस तरह से छोड़े हुए, उस पर काम नहीं हो रहा है, उस पर एक्शन लेने के लिए कहा गया है। और जो एक पीएचसी ओखल डूंगा है, इसमें एक नियमितता पता चली है कि यहाँ पे
जिन डॉक्टर साहब की पोस्टिंग है, ओपीडी रजिस्टर देख के पता चला कि वो किसी एक पर्टिकुलर महीने में 2 ही दिन आए हैं और उनकी जो अटेंडेंस है वो सभी दिनों की वहां पे मार्क की गई है। अभी जांच तो मैंने करने के लिए ऑर्डर इसमें नहीं दिए हैं। पहले मैं इनको सीएमओ साहब को और इनके जो एमओआईसी हैं इनको कल मैंने कैंप ऑफिस में बुलाया और इनसे पूछा ये क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। और पहाड़ के दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ पे कि अभी आपदा का समय भी है, इस तरह से अस्पतालों को खाली करना उचित नहीं है। अगर यहाँ पे रहने वाले डॉक्टर साहब को यहाँ लगाया भी गया है तो यहाँ पे किसको लगाएगा ये देखना होगा। वही खबर रामनगर से है, जहां आवारा घोड़ों और खच्चरों के खिलाफ नगर पालिका प्रशासन ने अभियान चलाते हुए 6 आवारा घोड़ों को पकड़ने की कार्रवाई की है। आवारा जानवर लगातार रोड पर खड़े रहते हैं, जिस कारण हादसे का सबब बना रहता है। इस संबंध में जानकारी देते हुए नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी महेंद्र कुमार यादव ने बताया कि नगर में लगातार घोड़े के आतंक से जहां एक ओर लोगों का जीना मुश्किल हो गया है, तो वहीं यह आवारा घोड़े बाजार में व्यापारियों की दुकान में रखे सामान को भी नुकसान पहुंचा रहे। पहले नगर पालिका द्वारा जो है लगभग 40 गायें पकड़ करके गौशाला भेजी गईं। इसी बीच कुछ शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ खनन के काम करने वाले, खनन चूँकि आजकल बंद है, वो अपने पालतू पशुओं को शहरों की तरफ छोड़ दिए थे। तो शिकायत पे आज कार्रवाई की गई। 6 खच्चर घोड़े मिला करके पकड़े गए हैं। उन्हें हम यहीं अभी रखे हैं, उनकी खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। यदि पशुपालक आते हैं उनको जो है पेनाल्टी लगाते हुए छोड़ा जाएगा, यदि नहीं आते हैं तो इसको ऑक्शन कर दिया। खबर रुड़की से है, जहां इब्राहिमपुर गांव के पास खनन से भरे डंपर को वन कर्मियों ने रोक लिया है, जिसके बाद डंपर चालक से रावना और जंगल लात की पर्ची मांगी गई है। जिसके बाद मौके पर रावना मिला और जंगल लात की पर्ची भी नहीं पाई गई, जिसके बाद वन कर्मियों और डंपर मालिक के बीच तीखी नोक-झोंक हो गई है। आपको बता दें कि वाहन चालक का आरोप है कि वन विभाग कर्मियों ने उनसे पैसों की डिमांड की थी, जिसमें 70,000 देने की सहमति हुई थी। ऐसा है, हम लोग हैं वन सुरक्षा दल शिवालिक ब्रिज से, जो देहरादून में जिसका मुख्यालय है। तो हम लोग रात्रि गश्त, ये एरिया हमारे उसमें आता है कार्य क्षेत्र में। तो हम लोग रात को जो है रुड़की में वन अपराधों के नियंत्रण हेतु गश्त कर रहे थे। तो करीब 2 बजे रात्रि को हम इस ये रुड़की छोटमलपुर रोड पर वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। तो एक वाहन आया वहाँ से, इधर से यूपी की तरफ से आ रहा था। तो हमने उसको रोका, रोक करके उसके दस्तावेज मांगे। तो दस्तावेज उसके अधूरे थे। हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एक दस्तावेज होता है अभिवन शुल्क। तो वो किसी भी वन चौकी में, सीमा 2 प्रदेशों की सीमा में एक वन चौकी होती है, तो वहाँ पर से वो कटता है। तो उसने वो नहीं कटवाई थी, तो उसको बचा करके वो वन विभाग के राजस्व की चोरी कर रहा था। तो हमने उसको वन अपराध मानते हुए, वन अपराध ही की श्रेणी में आता है, तो वन अपराध मानते हुए हम उसे रुड़की वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय में लेके आ रहे थे। तो करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद उस गाड़ी का स्वामी जो है स्विफ्ट डिजायर में आया और उसने गाड़ी के आगे जो है वो डंपर के आगे जो है अपनी गाड़ी लगा दी और गाड़ी रुकवा दी। फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।